हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी जो हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखिए, कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से पूछे जाते हैं, हमारा लैक ऑफ प्रिंट से पूछा जाता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन से पूछा जाता है। सो उन सब टॉपिक को हम इसी वीडियो में रिवाइज भी कर लेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है, हाउ डिड अल्फ्रेड हार्शे एंड मराठा चेज अराइव एट कंक्लूजन दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अल्फ्रेड हर्शे और मराठा चेज ने ये कंक्लूजन कैसे निकाला कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। सो देखिए, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या करा, कुछ बैक्टीरियोफेजिस को लिया। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, बैक्टीरियोफेज को लिया और एसेशिया कोलाई को लिया। इन्होंने इन ऑर्गेनिज्म को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करा। इनका एक्सपेरिमेंट का जो सबसे पहला स्टेप था वो था लेबलिंग का। इन्होंने क्या करा, कुछ वायरसेस को या हम कहें कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया फॉस्फोरस मीडियम पे। अब देखिए, जो हमारा डीएनए है उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो जब हमने वायरस को ग्रो कराया है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे, तो उनका जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीएनए हमारा फॉस्फोरस कंस्टिट्यूट करता है। लेकिन उनका जो प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन फॉस्फोरस कंटेन नहीं करता। तो यहाँ से हमने इन्हें क्या लेबल कर दिया? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। उसके बाद हमने कुछ बैक्टीरियोफेज को या कुछ वायरसेस को ग्रो कराया रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम पे। अब देखिए, जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा सल्फर कंस्टिट्यूट करता है और जो डीएनए है वो सल्फर कंस्टिट्यूट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन है हमारा वो रेडियो एक्टिव बन जाता है और जो डीएनए हमारा वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। सो ये इन्होंने क्या करा, लेबलिंग करी। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्फेक्शन कराया। इन्होंने क्या करा, बैक्टीरियोफेजिस को या जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजिस थे उन्हें अलाउ करा कि वो एसेशिया कोलाई में इन्फेक्शन करे। अब इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उस वायरल कोट्स को, जैसे मान लीजिए ये एसेशिया कोलाई की सेल है, ठीक है, और यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज आके इससे अटैच हुआ और उसमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरियोफेज के वायरल कोट को और इस एसेशिया कोलाई को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लेंडिंग। वायरल कोट वर रिमूव फ्रॉम बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। उसे ब्लेंडर में एजिटेट करके यानी हिला डुला के हम क्या करते हैं, वायरल कोट्स और जो बैक्टीरिया है उनके बीच का कॉन्टैक्ट तोड़ते हैं और वायरल कोट्स को अलग कर देते हैं। फिर हमारा स्टेप आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूगेज। इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में वेट के हिसाब से या डेंसिटी के हिसाब से जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। बैक्टीरिया विच आर इन्फेक्टेड विद वायरस डेट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव। बैक्टीरिया विच आर इन्फेक्टेड विद वायरस डेट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव। तो वो बैक्टीरिया जिनमें हमने क्या करा था, उस वायरस से इन्फेक्शन कराया था जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो बैक्टीरिया कैसे थे, रेडियो एक्टिव थे। और वो बैक्टीरिया जिनमें हमने इन्फेक्शन कराया था रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले वायरसेस से, वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिस्कस द कंक्लूजन ही अराइव्ड एट। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना क्या एक्सपेरिमेंट करा था उसे एक्सप्लेन करना है हमें। सो देखिए, उन्होंने क्या करा था, जो हमारे एस स्ट्रेन के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होते हैं जो वायलेंट होते हैं, उसको जब इंजेक्ट करा माइस में तो माइस की मौत हो गई। बट जब उन्होंने आर स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, जो वायलेंट नहीं होते हैं, उन्हें इंजेक्ट करा माइस में तो वो माइस जिंदा थे। इसके बाद इन्होंने क्या करा, जो एस स्ट्रेन थे हमारे उसे उन्होंने हीट करके किल्ड कर दिया। तो अब हम एस स्ट्रेन को क्या बोल रहे हैं, हीट किल्ड बैक्टीरिया। जब उन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करा माइस में, जो क्या था, हीट किल्ड था, तो माइस जिंदा था। बट जब उन्होंने कुछ आर स्ट्रेन को मिक्स करा एस स्ट्रेन के साथ जो मर चुके थे और तब उसे इंजेक्ट करा माइस में, तो हमने देखा कि जो माइस है वो मर गए। तो यहाँ पे सॉरी डाई आएगा, वो मर गए। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो ट्रांसफर हुआ हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, और उसने क्या करा, आर स्ट्रेन को इनेबल करा कि वो पॉलीसेक्राइड की एक स्मूथ सरफेस बनाए और वायलेंट हो जाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, माइस की
मौत हो गई। सो ये था उनका एक्सपेरिमेंट। इसे मैंने और डिटेल में लिखा है, ठीक है। ये आप जब नोट्स लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन देखने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फुली फंक्शनल एमआरएनए इन यूकैरियोटिक सेल। आपको सारे प्रोसेस बताने हैं जो एक फुली फंक्शनल एमआरएनए के बनने में होते हैं। हाउ इज दिस प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन प्रोकैरियोट्स, और किस तरीके से ये जो एमआरएनए के सिंथेसाइज का प्रोसेस है ये अलग है प्रोकैरियोट से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूकैरियोट्स में जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके प्रोसेस को बताएंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है किससे, प्रमोटर साइट से, इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर। उसके बाद हमारा आता है एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है, जैसे जैसे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता रहता है Mg2+ और एनर्जी की प्रेजेंस में, वैसे वैसे हमारी आगे की आरएनए की चेन बनती रहती है। उसके बाद हमारा आता है टर्मिनेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट पे पहुंचता है तो वहां पे एक टर्मिनेटर फैक्टर यानी रॉ उसके साथ बाइंड कर जाता है और जो हमारा आरएनए की चेन बनी हुई होती है उसे टर्मिनेट कर देता है। अब ये जो हमारा आरएनए बनता है ये हमारा होता है HNRNA, जो क्या करता है, इंट्रॉन और एक्सोन दोनों को कंसिस्ट करता है। अब जो इंट्रॉन होता है ये हमारा नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, नॉन कोडिंग। तो अगर हमें फुली फंक्शनल एमआरएनए बनाना है तो हमें इसमें से इंट्रॉन को निकालना होगा। तो इसके लिए हमारे आते हैं कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आता है कैपिंग का, एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एट 5' एंड। इसमें क्या होता है, जो हमारा HNRNA बना होता है उसके 5' एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है टेलिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा HNRNA बना है उसके 3' एंड पे एडिनेट ग्रुप्स आके जुड़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो इंट्रॉन्स है उन्हें रिमूव करा जाता है HNRNA में से इन द विद द हेल्प ऑफ SNRNP, जिनसे हम प्रोनाउंस करते हैं सिनिप्स। यानी सिनिप्स की मदद से इंट्रॉन को HNRNA में से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद हमें एक फंक्शनल mRNA मिलता है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ये कैसे अलग होता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से। इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हैज वन और मोर जीन, वाइल इन यूकैरियोट्स इट इज मोनोसिस्टोनिक। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है उसके पास एक या फिर उससे ज्यादा फंक्शनल या स्ट्रक्चरल जीन होती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। बट अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में ये होता है मोनोसिस्टोनिक, यानी एक स्ट्रक्चरल जीन सिर्फ एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। देयर इज वन पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वहां पे सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, बट यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वहां पे 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3, और उनका अलग अलग फंक्शन होता है, वो फंक्शन आप याद कर लेना। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे 5 मार्क्स के, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।